सुदामा, जो ये कोथली आपके लिए लेके आया है, आप इसको स्वीकार करें, ये मेरी प्रार्थना आपसे। जैसे हमारी परंपरा है कि इस कोथली से बहनों की सुख समृद्धि का एक संकल्प लिया जाता है भाइयों द्वारा। इसमें चाहे सुख और संपन्नता के प्रतीक के रूप में सुहाली, बतासे, गुलगुले हों, और चाहे सुहागिन बहनों के लिए मेहंदी हो, चूड़ी हो, सिंदूर हो, टीका हो, ये सब बहनों के प्रति एक शुभ कामना का एक संदेश लेकर मैं आपके लिए आया हूं यहां। आज मेरे साथ यहां पर हमारी महिला बाल विकास मंत्री बहन हमारे सुदे बहन हांडा जी, हमारे कमलेश ढांडा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भाई संजय भाटिया जी, मेंबर पार्लियामेंट भाई कृष्ण पवार जी, हमारी जिला परिषद की चेयरमैन बहन ज्योति शर्मा जी, नगर निगम की हमारी मेयर बहन अवनीत कौर जी, बहन सुमिता डांगी जी, बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, और मैं बहुत सम्मान के साथ फरीदाबाद से पधारी पद्मश्री बहन सुमिता गुहा जी, प्रदेश के कोनों कोनों से आए हमारे बहनों, माताओं, हमारे विधायक प्रमोद विज जी, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, पत्रकार, छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, ये सब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। अपनी इस मातृशक्ति के सम्मान में हम लोग यहाँ आए हैं। बहुत ही एक सुखद संयोग है पानीपत के इस मैदान का। जैसा राजेश खुल्लर जी ने बताया कि यही वो मैदान है जहां 22 जनवरी 2015 को हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक संकल्प लिया था। यही वो मैदान है जब पिंकाथन नाम से एक बहुत बड़ी दौड़ महिलाओं की, इसका हमने यहां से आयोजन किया था। यही वो मैदान है जहां हमने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा के निवासी आए थे। उस कार्यक्रम में भी समाज की खुशहाली का हमने संकल्प लिया था और आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में अपनी हरियाणा भर की बहनें यहां उपस्थित हुई हैं। एक संयोग ही है और इस संयोग से मैं कहता हूं कि हरियाणा की जनता संकल्प लिया है कि हम अपने समाज को मजबूत बनाएंगे, सुदृढ़ बनाएंगे और इस बढ़ती हुई हमारी जो गति है सुख समृद्धि की, इसमें हरियाणा को और आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज जैसा प्रातःकाल मौसम थोड़ा गर्म हुआ, बाद में इंद्र देवता प्रसन्न हुए, मौसम को अच्छा किया और अब चूंकि कार्यक्रम का एक स्वरूप आगे बढ़ने वाला है तो फिर से मौसम खुला है। इस दिन के लिए मैं भगवान का भी धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा हमको पता है आज का दिन भगवान शिव जी से ये जुड़ा हुआ दिन है। कहते हैं कि माता पार्वती को आज ही के दिन उन्होंने पत्नी स्वीकार किया था, उनकी शादी एक हुई थी। तो इस प्रकार से इस दिन का अपना एक महत्व है और आज ये हर्ष और उल्लास का यह त्योहार है। ये केवल इंसानों के लिए नहीं है, मैं समझता हूं प्रकृति का भी ये एक त्योहार है, क्योंकि वर्षा काल के समाप्ति के बाद एक खुशहाली, एक हरियाली
ये प्रकृति भी पैदा करती है। और यदि इस वर्षा के कारण से कभी कोई मानो संकट भी आ जाए, जैसे भी बाढ़ आई है, तो उसके बाद हम अपनी दिशा को ठीक करने के लिए एक संकल्प भी लेते हैं कि किसी संकट को पार करने के लिए हमारा जो धन धान्य अब आगे होगा, उससे ही संकट भी हमारे दूर होंगे। भाइयों बहनों, महिला का सम्मान, समृद्ध हमारी संस्कृति, ये जैसा बताया कि त्योहारों का एक प्रकार से बीज तीज ने बोया है, तो इसके अंदर हमारी जो खुशी का एक लहर का जो एक प्रारंभ होता है, लोकगीत हैं, लोक संगीत है, हमारे यहाँ रागनियां हैं, सांग है, खुशी का उद्गार, ये इस तीज से प्रारंभ होता है। कैसे प्रकृति में इसके जो संकेत मिलते हैं। अभी एक चीज शायद आपने कभी देखी कि नहीं देखी, मैं छोटा होता था, गांव में बरसात होती थी, यही दिन होते थे, वर्षा के बाद रेत में से, वैसे तो बहुत वर्षा के लाभ होते हैं, एक चीज हमने उस समय देखी, एक तीज नाम का जीव, कुछ प्रदेशों में उसको लाल गाय कहते हैं, छोटा जीव होता है, रेत में से निकलता है, और जब हम जाके देखते हैं, हथेली पर लेके रखते हैं, मखमली एकदम, इतना प्रकृति का सुंदर रूप, उसको भी तीज कहते हैं। तो इस तीज के नाते से आपने पता नहीं उसको कोई भी देखा नहीं देखा, संयोग ऐसा है कि अब चूंकि हमारे जमीनों में रासायनिक खाद का उपयोग होने के कारण से, चाहे तीज का जीव हो, चाहे केचुआ हो, इस प्रकार की चीजें अब ये समाप्त हो गई हैं। भाइयों बहनों, तीज त्योहार के समय हम लोग हरियाली के लिए स्वयं भी प्रयत्न करते हैं। जगह जगह मैदान में, जगह जगह हमारे खेतों में, हमारे स्कूलों में, हमारे सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाने का बहुत बड़ा हम काम करते हैं। और पेड़ लगाने से भी, जैसा ये एक प्रदूषण की बात कही गई है, उसको समाप्त करना है, जैसा ये ग्लोबल वार्मिंग की बात कही गई है, उसको ठीक करना है, तो ये पेड़ लगाना, ऑक्सीजन बनाना, एक बहुत बड़ा काम इन दिनों में हम करते हैं। और मुझे लगता है कि हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हर व्यक्ति साल में एक बार किसी अच्छे प्रसंग पर, चाहे हमारा कोई जन्मदिन का अवसर आ जाए, चाहे हमारी और किसी प्रकार की कोई वर्षगांठ आ जाए, हमको जीवन में वर्ष भर में एक पेड़ लगाना चाहिए। सारे जीवन में 10, 20, 30 अगर हमने पेड़ बढ़ा दिए तो बहुत बड़ा प्रकृति के साथ एक प्रकार का हम सम्मान करेंगे और मानवता के साथ न्याय होगा। भाइयों बहनों, जैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात हमने की, यह प्रदेश एक समय था बेटी मारने वाला प्रदेश माना जाता था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी ने इस प्रदेश में अलग जगाई, जो 871 उस समय हमारा जेंडर रेशो हो गया था महिला और पुरुष का, वो आज बढ़कर के 927 हो गया। भाइयों बहनों, 927 हो गया। बहुत बड़ा अंतर एक उसमें आया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमने बहुत से कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। हमने पंचायतों में 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व तय कर दिया है कि हमारे प्रतिनिधि पंचायती राज में जितने पुरुष होंगे उतनी महिलाएं भी होंगी। और ये हरियाणा पहला प्रदेश है इस प्रकार की गारंटी देने वाला प्रदेश। शिक्षा में हमने महिला कॉलेज, जितने पिछले 5 साल में 7 साल में कॉलेज हमने खोले हैं, आधे कॉलेज केवल महिलाओं के लिए हैं, बाकी आधे कोएड एजुकेशन की हैं, जहां महिला पुरुष दोनों पढ़ सकते हैं। एक प्रकार से महिलाओं को पढ़ने का अवसर और ज्यादा बढ़ गया है। और कभी कभी तो मुझे भी हैरानी होती है, जब कभी पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो मैं देखता हूं उस प्रथम लाइन में जो टॉप करते हैं उसमें 80% छात्राएं होती हैं, मात्र 20% लड़के रह गए। अच्छी बात भी है, थोड़ी चिंता की बात भी है। अब कभी छात्रों का, बेटों का सम्मेलन होगा तो मैं कहूंगा भैया मुकाबले में थोड़ा आगे बढ़ो, वरना संतुलन दूसरा गड़बड़ा जाएगा। महिलाएं काफी आगे बढ़ गई, पुरुष पीछे रह गए, तो समाज में संतुलन ये भी अच्छा नहीं है। कई प्रकार के दोष हमारे पुरुषों में, बेटों में आ गए हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था, पंजाब में एक मुहिम चलाई गई है, बेटा बचाओ अभियान। उन्होंने बेटा बचाओ अभियान क्यों चलाया? क्योंकि हमारे परिवारों के बेटे
वो नशे की तरफ, ड्रग्स तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आज पंजाब में है, कल वो हरियाणा में भी हो सकता है। उसकी जिम्मेवारी भी ठीक रखने की हमारी इस मातृशक्ति की है कि अपने बेटे बेटियों को सबको समृद्ध करना है, तो बेटियों को तरफ भी ध्यान करो। इस नशा के विरोध में जो आवाज उठा सकते हो आप आवाज उठाओ, सरकार आपके साथ खड़ी है, चिंता मत करना। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण में हमने इनके रोजगार के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं, और मुझे लगता है कि हरियाणा की प्रगति ये बहुत प्रदेशों से काफी अच्छी है। हमारा हरियाणा इस समय 57,376 स्वयं सहायता समूह ये बना करके 5 लाख से ऊपर महिलाएं वो इसकी सदस्य बनी है। अभी मैं जनसंवाद के कार्यक्रम में बहुत विधानसभा में गया, हर जगह महिलाओं ने, जैसे आज यहां पर स्टॉल लगाए हैं, ऐसे स्टॉल लगे हुए मिले मुझे। जगह जगह अपने जो उत्पाद हैं उनको लेकर आती हैं बहनें और उसकी वहां बिक्री करती हैं। मुझे उस समय ध्यान में आया कि इनका कोई बिक्री केंद्र के लिए कोई एक अच्छा स्थान विकसित होना चाहिए। तो आज ही मैंने बात की अपने अधिकारियों से, एक चीज की मैं घोषणा कर रहा हूं। हमने विचार किया कि जितने शहर हैं, अभी केवल जिला केंद्रों के बाद फिर सब डिवीजन हेडक्वार्टर, बाद में ब्लॉक हेडक्वार्टर, धीरे धीरे एक एक स्टेप में चलेंगे। सभी जिला केंद्रों पर मैंने एक निर्देश दिया है अपने डिपार्टमेंट्स को कि वहां 50 से लेके 100 पोटा कैबिन का एक स्ट्रक्चर बनवाएं, और जो बहनें हमारी ये जो अपना उत्पाद बनाती हैं, अपना उत्पाद जो बना हुआ है उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये सुविधा मिलेगी। बाजार से खरीद के ला के उसको बेचने की सुविधा नहीं मिलेगी। ऐसे सेल्फ हेल्प रजिस्टर्ड ग्रुप वो वहां प्रतिदिन के हिसाब से उन पोटा केबिन्स को बुक करा सकती हैं और जा करके अपना सामान बिक्री के लिए दिन भर रख सकती हैं। ये होगा एक साझा बाजार। साझा बाजार की ये कल्पना की गई है। आवश्यकता पड़ने पर, डिमांड ज्यादा होने पर इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। कम से कम एक हाट जैसे होते हैं, साप्ताहिक हाट, ऐसा वो साझा बाजार हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, बहनों के लिए, और एक सुविधा ये उनकी हम दे रहे हैं। हमने बहुत प्रकार के फंड्स इनके लिए क्रिएट किए हैं। रिवॉल्विंग फंड 56 करोड़ रुपया इसमें हमने दिया है। सामूहिक निवेश फंड के लिए 285 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है। बैंक क्रेडिट लिंकेज के लिए 880 करोड़ रुपए का इनको जो एक सुविधा दी गई है। और जो रिवॉल्विंग फंड ये सिर्फ 10,000 रुपए जो होता था उसने डबल करके 20,000 करोड़ रुपया ये इनके लिए रिवॉल्विंग फंड कर दिया है। 5 लाख रुपए तक का जो ऋण है उसकी स्टाम्प शुल्क से छूट दी गई है। ये भी एक चीज जो है इनके लिए हमने आयोजित की है। भाइयों बहनों, हमारी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इन्होंने बहुत बड़ा योगदान आवश्यकता पड़ने पर किया है। जैसा हम देखते हैं कोविड-19 में जब मास्क की जरूरत पड़ी, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया हर किसी को मास्क अपने मुंह पर लगाना है। हमारी चिंता ये हो गई कि इतने मास्क एक साथ आएंगे कहां से। तब ये विचार आया कि हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप में की बहनें जो सिलाई का काम करती हैं उन सबके जिम्मे हमने लगाया कि आप जितने ज्यादा मास्क बना सकते बनाइए। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, थोड़े दिनों में ही ये जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इन्होंने मास्क बनाने का काम अपने हाथ में लिया और उसको हरियाणा की जो आवश्यकता उसकी पूर्ति कर दी। बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। इसी प्रकार जब देशभक्ति के नाते प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराओ घर घर तिरंगा ये योजना जब बनाई तो इतने सब तिरंगे बाजार में उपलब्ध नहीं थे। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही कहा कि आप ये तिरंगे बनाइए और एक कीमत रख करके समाज में दीजिए, सरकार को दीजिए, संस्थाओं को दीजिए। तो वो जो तिरंगे घर घर पिछले 2 साल से जो अभियान चल रहा है इसमें भी हमारी जो सेल्फ हेल्प की बहनें हैं उनका बहुत बड़ा एक योगदान है। स्थान स्थान पर जहां उनको सेवा के नाते छोटे छोटे ऐसे केंद्र जहां लोगों को सेवा दी जा सके, बहुत प्रकार की सेवाएं हमने इनको दी हैं। 144 कैंटीन्स जो अनाज मंडी में होती हैं या जो शुगर मिल में होती हैं, इस प्रकार की जो कैंटीन्स, मजदूरों की कैंटीन्स चलाने के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही कहा। बहुत से सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उसके अंदर अपना भाग लिया है। बैंक सुविधा ये देने के लिए ट्रेनिंग बैंकों ने की। 750 से ऊपर बहनें ये जो बैंकिंग सुविधा देने के लिए प्रदाता बनी, इसका भी लाभ हमको मिला है।
भाइयों बहनों, राशन डिपो चलाने के लिए हमने 33% राशन डिपो जो नए दिए जा रहे हैं उसमें केवल महिलाओं को अलॉट किए जाएंगे। ये योजना हमने बनाई है। इसी प्रकार से ये जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना या और अन्य प्रकार की जो शगुन योजनाएं चलती हैं, इसमें भी 31,000 रुपए से लेकर के अलग अलग वर्गों के लिए 71,000 रुपया ये उसके अंदर दिया जाता है। तो जो ऐसा वर्ग है जिसको सबसे कम पैसा भी 31,000 रुपया बहनों के विवाह के लिए मिलता है, उसको मैं आज, क्योंकि थोड़ा मुझे लगता अंतर ज्यादा है, तो 31,000 रुपए की राशि को मैं 41,000 रुपया करता हूं ताकि अंतर थोड़ा कम हो जाएगा। पुलिसकर्मी हमारे यहां कैसे ज्यादा बढ़े, लगातार 8 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। जब हमने सत्ता संभाली थी, महिलाओं की संख्या पुलिस बल में 6% थी और आज बढ़कर के वो 10% पार कर गई है। हमारा लक्ष्य 15% तक महिलाओं की संख्या हम अपने पुलिस बल के अंदर ये ले जाएंगे ताकि महिलाओं की रक्षा सुरक्षा ये अच्छे प्रकार से हो सके। हमारे यहां महिला सशक्तिकरण, इसके नाते से 31 महिला पुलिस थाने ये भी हमने शुरू किए हैं और हेल्पलाइन महिलाओं की 1091 का नंबर ये केवल महिलाओं को दिया है। और महिलाओं के लिए अलग से दुर्गा शक्ति ऐप ये हमने बनाया है, अलग से दुर्गा शक्ति वाहिनी बनाई है, अलग से दुर्गा शक्ति रैपिड एक्शन फोर्स बनाई है। महिलाओं के नाते से ये प्रदेश अब सुरक्षा का हर कदम या महिलाओं के सशक्तिकरण के नाते से हर कदम जो अपेक्षा करते हैं उसको हम आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा के नाते से मैंने आपको बताया कॉलेज की संख्या हमारी काफी हो गई है। 20 किलोमीटर के दायरे में एक महिला का कॉलेज या कोएड का कॉलेज ये अवश्य होगा ताकि 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर इधर ये महिलाओं को न जाना पड़े। कहीं कहीं से मांग अभी भी आती है कि महिलाओं की शिक्षा के और कॉलेज खोले जाए। बहुत बड़ी मांग नहीं, कुछ मांग है, उसके नाते एक मैं आज घोषणा करता हूं। बहुत हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, चाहे वो सरकारी हैं और चाहे प्राइवेट हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज जहां डिप्लोमा का कोर्स होता है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स काफी ऐसी हैं जहां उनको पर्याप्त एडमिशन नहीं मिल रहे। ऐसे कॉलेज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, अगर डिग्री कॉलेज का वो एक प्रकार से मांग करेंगे या सरकारी जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उन सब में महिलाओं की डिग्री कॉलेज की आज मैं घोषणा करता हूं। जो मांगेंगे उनको हम महिलाओं का डिग्री कॉलेज और देंगे ताकि महिला शिक्षा ये और आगे बढ़े। महिलाओं का शिक्षित होना, संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि देखिए, पुरुष जो होता है अपने एक परिवार की चिंता करता है, पुरुष अपने एक परिवार की चिंता करता है। महिलाएं अपने मायके में जब तक रहती हैं, शादी नहीं होती है तब तक वहां की चिंता करती हैं। शादी होने के बाद दोनों परिवारों की चिंता वो करती हैं। वो जहां की बेटी है वहां की भी चिंता करती है, जहां उसकी शादी हुई है वहां भी चिंता करती है। तो एक प्रकार से डबल काम, डबल मेहनत महिलाएं करती हैं। और संस्कारित और शिक्षित महिला होगी तो निश्चित रूप से परिवार वो शिक्षित होगा, संस्कारित होगा। आज पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं का परिवार निर्माण में, परिवार के शिक्षित करने में, परिवार को संस्कारित करने में महिलाओं का योगदान ये कहीं अधिक है। तो इस नाते से महिलाओं के उत्थान के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। आज के इस त्योहार पर आप सब लोग इतनी भारी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और ये जो 12 दिन के बाद 30 तारीख को रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, वो भी महिलाओं का त्योहार है। वास्तव में ये कहा जाता है ये तीज और रक्षाबंधन महिलाओं का त्योहार है। मेरा कहना कि हर त्योहार बिना महिलाओं के, बिना माताओं के, बिना बहनों के, बिना बेटियों के ये पूरा नहीं हो सकता है। महिलाएं हमारे सब त्योहार का आधार हैं। इसलिए महिलाओं की सुख शांति के लिए मैं बहुत ही संकल्पबद्ध हूं। जितना आप हमको इशारा करते रहेंगे, जो सुझाव देते रहेंगे, उस प्रकार की हर चीज की व्यवस्था हरियाणा सरकार आपके लिए करती रहेगी। आप आज आए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार।